हेलो 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 बच्चा पार्टी। गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो सब लोग? नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं मेरे सारे प्यारे प्यारे से जमूरे? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलो चलो मेरे प्यारे से बच्चों, तो रेडी हो फिर आज के लेक्चर के लिए सारे? हाउस द जोश, हाउस द जोश बेटा। चलो आई एम गुड बेटा, आई एम गुड। तो कल का लेक्चर सारे अच्छे से याद करके आयो, पढ़ के आयो? कल हमने खत्म किया था आपका गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स। देखा था कि गोल्जी बॉडी में कैसे प्रोसेसिंग होती है, कैसे वो प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, फैट को पहले प्रोसेस करता है, फिर पैकेज करता है और फिर डिलीवरी का काम भी करता है। फिर हमने जाना था कि देखो भाई लाइसोसोम्स कैसे हेल्प करते हैं डाइजेशन में, क्योंकि लाइसोसोम्स के पास होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। फिर हमने जाना था कि कुछ लाइसोसोम्स ऐसे होते हैं जो अपने ही सेल की सेल ऑर्गेनेली को खा जाते हैं, जिन्हें हम सुसाइडल बैग्स कहते हैं, ऑटोफेजिक लाइसोसोम्स कहते हैं। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का आज केवल एक पार्ट बचा है, वैक्यूल, वो हमें खत्म करना है। फिर हम आज बात करेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग दो सेल ऑर्गेनेलीज की, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। सो रेडी ऑल ऑफ यू? रेडी बेटा? ऑल ऑफ यू रेडी? चलिए तो स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। रेडी हो जाओ, अपने सीट की पेटियां बांध लो, एकदम खुश हो जाओ। लेक्चर को एंजॉय करना है, चीजों को समझना है, रटना नहीं है, और पूरे लेक्चर में अच्छे से कंसंट्रेट करना है। इधर उधर ध्यान नहीं, फालतू की बातों में ध्यान नहीं। अपना टेबल चेयर पे बैठो, अगर कोई बेड पे बैठा है फट से उठ जाओ, जाके टेबल चेयर पे बैठो। आपके टेबल पर आपकी बॉटनी की नोट्स की कॉपी होनी चाहिए और साथ में बगल में एनसीईआरटी खुली होनी चाहिए। और स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर, रेडी ऑल? रेडी? तो खुश होके बैठना है, ठीक है? एंजॉय करना है लेक्चर को। चलिए आ जाइए। तो क्या उड़ाएंगे आज हम? आज हमारा टारगेट क्या है? आज हम उड़ाएंगे वैक्यूल, उड़ाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, उड़ाएंगे और उड़ाएंगे क्लोरोप्लास्ट। ठीक, तो ये सारी चीजें आज हमें उड़ानी है। तो हमने बात करी थी बेटा, जो हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है उसमें कितनी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं? 4। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। तो आज हमें क्या डिस्कस करना है? आज हमें डिस्कस करना है बेटा वैक्यूल को। चलिए, तो वैक्यूल क्या है? वैक्यूल भी एक छोटा सा स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, गोल स्ट्रक्चर है। और ऐसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो हैं वैक्यूल, ये भी एक प्रॉपर सेल ऑर्गेनेली है जिसके पास मेम्ब्रेन होती है। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है, गोल्जी बॉडी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है, लाइसोसोम भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है। तो वैक्यूल भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो क्या है वैक्यूल? आ जाओ लिखते हैं, फिर आपको मैं टाइप्स ऑफ वैक्यूल बताऊंगी। दीज आर, सबकी बॉटनी की कॉपी खुली हुई है ना? सबकी बॉटनी कॉपी खुली हुई है, एनसीईआरटी खुली हुई है। मेरे साथ साथ फटाफट से नोट्स बनाओ। और सिर्फ कॉपियों में चीजें छापनी नहीं है, केवल बोर्ड से देख के कॉपियों में चीजें छापनी नहीं है, लिखते लिखते साथ साथ याद भी करना है। यानी कि पेन और आंखों के बीच में दिमाग भी होना चाहिए। बोर्ड से कुछ कॉपी करके लिख रहे हो तो उससे साथ साथ याद करो। आ जाओ, तो हम क्या कह रहे हैं? दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड स्मॉल spherical structures, small spherical structures। ये छोटे छोटे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, इनके पास अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ वैक्यूल की। वैक्यूल कितने तरह के हो सकते हैं? तो बेसिकली बेटा वैक्यूल 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के होते हैं प्रॉपर वैक्यूल। एक की बात अलग बताऊंगी। तो जो प्रॉपर वैक्यूल होता है, यूकैरियोट्स में जो वैक्यूल पाया जाता है, राइट? आपको याद है मैंने बैक्टीरिया में भी बताया था, कितने लोगों को याद है मैंने बैक्टीरिया में भी बताया था वैक्यूल होता है?
बट दैट वैक्यूल वाज अ गैस वैक्यूल। कितने लोगों को याद है, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ। कितने लोगों को याद है, मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ कि मैंने बैक्टीरिया में आपको गैस वैक्यूल के बारे में बताया था। प्रोकैरियोटिक सेल में भी वैक्यूल होता है, लेकिन वो सही मायनों में वैक्यूल नहीं था। प्रोकैरियोटिक सेल में, बैक्टीरियल सेल में जो वैक्यूल पाया जाता है उसे हम गैस वैक्यूल कहते थे, और वो भी सारे बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता था, वो भी कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता था। एग्जाम्पल क्या बताए थे बेटा? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये तीनों तरह के बैक्टीरिया में कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते थे जिन्हें हम गैस वैक्यूल कहते थे। पर वो वैक्यूल सही मायनों में वैक्यूल नहीं था ना। क्यों नहीं था? वो झूठा वैक्यूल था। गैस वैक्यूल को मैंने क्या कहा था? स्यूडो वैक्यूल। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, वो कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन अब जिस वैक्यूल की मैं बात करने जा रही हूं, यह वैक्यूल एक प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो कि यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। तो यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो मैंने गैस वैक्यूल की बात करी थी वो डिफरेंट है, वो सही मायनों में वैक्यूल था ही नहीं। लेकिन अब जिस वैक्यूल की मैं बात करने जा रही हूं वो सही मायनों में वैक्यूल है, क्योंकि उसके पास अपनी खुद की मेम्ब्रेन है और वो एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, और वो 3 तरीके का हो सकता है। कौन कौन सा मैम बताओ? वो सैप वैक्यूल हो सकता है बेटा, वो फूड वैक्यूल हो सकता है, और वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो सकता है। ओके मेरे बच्चों, तो सैप वैक्यूल, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये 3 तरह के वैक्यूल हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलते हैं, और ये तीनों ही तरह के वैक्यूल प्रॉपर वैक्यूल होते हैं क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। इतनी बात समझ आई मेरे बच्चों? बोलो बाबू, इतनी बात समझ आई? सबने लिख लिया? तो वैक्यूल क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड एक प्रॉपर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं, 3 तरह के हो सकते हैं, सैप वैक्यूल, फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब हम एक एक करके इनको उठाते हैं और बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सैप वैक्यूल की। सैप वैक्यूल की सारे बच्चे पेन डाउन, हेड्स अप, पेन नीचे, मुंडी ऊपर, पहले ध्यान से सुनेंगे और फिर हम लिखेंगे। तो ये सैप वैक्यूल क्या है मैम? बेटा, सैप वैक्यूल एक तरह का वैक्यूल ही है जो प्लांट सेल में देखने को मिलता है। बात समझ में आ गई? सैप वैक्यूल कहां देखने को मिलता है? सबसे पहली बात, प्लांट सेल में देखने को मिलता है। सैप वैक्यूल आपको अक्सर मैच्योर प्लांट सेल में देखने को मिलता है। आपको याद है, बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि यंग प्लांट सेल में प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है वैक्यूल। वैक्यूल प्रॉपरली प्रेजेंट होता है एक मैच्योर प्लांट सेल में। तो एक मैच्योर प्लांट सेल में सेल के बीचों बीच एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम सैप वैक्यूल कहते हैं। अभी सब कुछ सिर्फ कहानी की तरह सुनते जाओ, फिर लिखते लिखते याद करेंगे। तो सबसे पहली बात, तो सैप वैक्यूल मिलते कहां हैं? प्लांट सेल में मिलते हैं। दूसरी चीज, मैच्योर प्लांट सेल में मिलते हैं। तीसरी चीज, वो प्लांट सेल के 90% स्पेस को कवर कर लेते हैं। जब एक प्लांट सेल मैच्योर हो जाता है तो उस प्लांट सेल के अंदर की जो जगह है उसका 90% हिस्सा, उसका 90% पार्ट में कौन प्रेजेंट होता है? वैक्यूल। और ये वैक्यूल एक सही मायनों में एक वैक्यूल है। क्यों? क्योंकि इसके पास अपनी खुद की एक प्रॉपर मेम्ब्रेन है, और उस मेम्ब्रेन का नाम होता है टोनोप्लास्ट। जो सैप वैक्यूल है उसकी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। ये जो सैप वैक्यूल है प्लांट सेल के अंदर, इसका काम बेहद इंपॉर्टेंट है। हम आगे जाकर एक चैप्टर होगा, अगर देखते हैं वो इस साल इंक्लूडेड है या नहीं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, अगर वो हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं डिटेल में बताऊंगी आपको क्या क्या काम करता है, लेकिन यहां भी मैं भी बताऊंगी।
तो सैप वैक्यूल के अंदर बेटा बहुत कुछ होता है, बहुत सारा माल मसाला होता है। सैप वैक्यूल के अंदर प्लांट सेल का अधिकतर पानी भरा होता है। अधिकतर पानी जो है वो वैक्यूल के अंदर होता है। अधिकतर जो आयंस होते हैं प्लांट सेल के अंदर, जो आयंस होते हैं, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, ये आयंस अधिकतर वैक्यूल के अंदर होते हैं। अधिकतर जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो भी वैक्यूल के अंदर होते हैं। और प्लांट सेल के कुछ वेस्ट मटेरियल भी वैक्यूल के अंदर होते हैं। यानी कि एक मैच्योर प्लांट सेल का अधिकतर माल मसाला उसके सैप वैक्यूल के अंदर भरा रहता है। और मैं इसे सैप वैक्यूल क्यों कहती हूं? क्योंकि वैक्यूल के अंदर बहुत सारा लिक्विड भरा हुआ है। वैक्यूल के अंदर बहुत सारा लिक्विड भरा हुआ है जिसे मैं वैक्यूलर सैप कहती हूं। तो वैक्यूल के अंदर क्या भरा हुआ है? बहुत सारा रसा, बहुत सारा जो है पानी, जिसे मैं सैप कह रही हूं। और जो कुछ वैक्यूल के अंदर भरा हुआ है उसे मैं कहती हूं वैक्यूलर सैप, जिसके अंदर बहुत कुछ है। पानी, आयंस, सल्यूट पार्टिकल्स, वेस्ट मटेरियल, बहुत कुछ है। और ये प्लांट सेल में ऑस्मोलैरिटी को डिसाइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये क्या होता है अभी बताती हूं, पहले इतना लिखते हैं। आ जाओ, इतनी बात समझ में आई बेटा? आ जाओ, पहले इतना लिखते हैं, मेरे साथ साथ लिखते जाओ, साथ साथ याद करते जाओ। आ जाओ। तो सैप वैक्यूल कहां पाया जाता है? सैप वैक्यूल आपको देखने को मिलते हैं इन प्लांट सेल्स। सैप वैक्यूल देखने को मिलते हैं इन प्लांट सेल्स। और प्लांट सेल्स में भी कहां? इन मैच्योर प्लांट सेल। तो अगर मैं आपके सामने यहां पे एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बनाऊं बेटा, तो ये मैं एक मैच्योर प्लांट सेल बना रही हूं। ठीक, ये एक मैच्योर प्लांट सेल है बेटा। और देखो, इसके बीचों बीच 90% स्पेस कौन कवर कर रहा है? वैक्यूल। सो दिस इज द वैक्यूल। इस वैक्यूल के अंदर बहुत सारा लिक्विड भरा हुआ है। और उस लिक्विड को मैं क्या कह रही हूं बेटा जी? उस लिक्विड को मैं कह रही हूं वैक्यूलर सैप। वैक्यूलर सैप। और ये जो मेम्ब्रेन है वैक्यूल की, इस पे तो बहुत ही सवाल आता है, आपको मिलता ही मिलता है। इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या हो गई? मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन। तो ऐसा होता है। देखो, तो अगर मैं एक मैच्योर प्लांट सेल को देखूं तो बेटा मेरे एक मैच्योर प्लांट सेल में सेल के बीचों बीच आपको ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इसको हम टोनोप्लास्ट कह रहे हैं, सॉरी वैक्यूल कह रहे हैं। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसे टोनोप्लास्ट कह रहे हैं। और वैक्यूल के अंदर जितना भी माल मसाला भरा हुआ है उसे हम वैक्यूलर सैप कह रहे हैं। ये जो टोनोप्लास्ट होती है बेटा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसे सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सो दिस टोनोप्लास्ट, लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, is selectively permeable। यानी कि ये भी बहुत सेलेक्टेड चीजों को वैक्यूल के अंदर आने देती है और बहुत ही सेलेक्टेड चीजों को वैक्यूल के बाहर जाने देती है। एंड दिस वैक्यूल covers 90% space of a mature plant cell। एक मैच्योर प्लांट सेल का 90% स्पेस कौन कवर करता है? आपका वैक्यूल। इतनी कहानी समझ में आई बेटा? इतना सबने लिख लिया। सैप वैक्यूल प्लांट सेल्स में देखने को मिलता है, वो भी मेनली मैच्योर प्लांट सेल में।
टोनोप्लास्ट वैक्यूल की मेम्ब्रेन को कहते हैं, जो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है नेचर में, और इसके अंदर जितना भी माल मसाला भरा हुआ है उसे हम वैक्यूलर सैप कहते हैं। इतना सबने लिख लिया बेटा, आगे चले, जल्दी बताओ, इतना सबने लिख लिया, आगे चले बेटा, नोट्स बना रहे हो ना अच्छे से साथ साथ? चलो ओके बेटा, चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कुछ वैक्यूलर सैप की। देखो बेटा, देखो मेरे प्यारे से बच्चों, तो ये जो वैक्यूल के अंदर, ये जो हमारा वैक्यूल है, इसके अंदर ये जो वैक्यूलर सैप भरा हुआ है, इस वैक्यूलर सैप के अंदर क्या क्या होता है वो आपसे पूछेगा, तो आप बोलोगे दिस वैक्यूलर सैप कंटेन्स वाटर। इस वैक्यूलर सैप में भर भर के पानी होता है, आयंस होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, और साथ में कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी होते हैं जिनको सेल को बाहर फेंकना होता है। तो वैक्यूलर सैप के पास पानी है, आयंस है, सॉल्युबल पार्टिकल्स हैं और वेस्ट मटेरियल्स हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब देखो यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो मैं भी तुम्हें बताने जा रही हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको ध्यान से सुनना। कि ये जो वैक्यूलर सैप है ना बेटा, ये जो वैक्यूलर सैप है, यही तय करता है कि जो प्लांट सेल है उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल कितना होगा। ऑस्मोटिक पोटेंशियल आप ये कह सकते हो, ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज द मेजरमेंट ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स। किसी भी सेल के अंदर कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे उसका अगर आपको मेजरमेंट देना होता है तो उसे हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते हैं, राइट। तो अगर किसी कैसे समझाऊं, जैसे हमारी किडनीज में ऑस्मोलैरिटी होती है ना, हमारी किडनी में कितने आयंस प्रेजेंट हैं वो हमारी किडनी की ऑस्मोलैरिटी को डिसाइड करता है। ऐसे ही प्लांट सेल की ऑस्मोलैरिटी को, प्लांट सेल के ऑस्मोटिक पोटेंशियल को कौन डिसाइड करता है? वैक्यूलर सैप, क्योंकि अधिकतर आयंस वैक्यूलर सैप में ही भरे हुए हैं। तो आप ये कह सकते हो दैट वैक्यूलर सैप लार्जली decides the osmotic potential of a plant cell। अब ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है इसकी डिटेल हम जानते हैं दूसरे चैप्टर में, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अभी के लिए इतना समझो कि एक प्लांट सेल के अंदर कितने आयंस प्रेजेंट है, कितने सल्यूट प्रेजेंट है, इसका मेजरमेंट ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है। तो आप ये कह सकते हो कि वैक्यूलर सैप ही तय करता है कि जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है किसी भी प्लांट सेल का वो कितना होगा, एक तो ये बात आती है। दूसरी, अभी जो मैं अभी आपको बात बताने जा रही हूं उस पर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं और वो इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना बेटा। बाहर साइटोप्लाज्म है, देखो वैक्यूल के चारों तरफ यहां क्या प्रेजेंट है? वैक्यूल के चारों तरफ यहां पर प्रेजेंट है हमारा साइटोप्लाज्म, राइट। वैक्यूल के चारों तरफ क्या है बेटा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में भी आयंस होते हैं बेटा। जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसमें भी आयंस होते हैं, उसमें भी सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना कि वैक्यूल के अंदर जो आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है, सॉल्यूट पार्टिकल की कॉन्सेंट्रेशन होती है, वो साइटोप्लाज्म से ज्यादा होती है। तो ध्यान रखना दैट concentration of ions in vacuolar sap, ये सवाल पूछा जाता है बेटा। वैक्यूलर सैप में जो आयंस की मात्रा होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू concentration of ions in cytoplasm, एज कंपेयर टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इन साइटोप्लाज्म। ये ध्यान रखना हमेशा।
कि वैक्यूल के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स और आयंस की मात्रा है वो हमेशा साइटोप्लाज्म से ज्यादा होगी। अब यहां पे एक बात बड़ी प्यारी आती है, उसको भी ध्यान से सुनना, कि अभी मैम आपने बोला कि साइटोप्लाज्म में जो आयंस हैं वो कम है, वैक्यूल के अंदर आयंस ज्यादा हैं। तो अगर कभी किसी आयन को साइटोप्लाज्म से वैक्यूल के अंदर जाना होगा तो वो कैसे जाएगा? तो आप क्या कहोगे? वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाएगा। साइटोप्लाज्म से आयन वैक्यूल के अंदर जाते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म से आयंस वैक्यूल के अंदर जाते हैं, लेकिन वैक्यूल में आयंस की मात्रा ज्यादा है, साइटोप्लाज्म में कम है। और हम जानते हैं कि जब भी ट्रांसपोर्ट अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। जब भी चीजें अपनी कम मात्रा से अपनी ज्यादा मात्रा की ओर बढ़ती हैं तो वहां पे एटीपी का खर्चा होता है, एनर्जी का खर्चा होता है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो जब आयंस साइटोप्लाज्म से वैक्यूल के अंदर जाकर भर रहे होंगे तो ये कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा? ये होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसको करवाने के लिए जो ये टोनोप्लास्ट है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, इसमें प्रेजेंट होते हैं आयन पंप्स। हम जानते हैं, है ना, पंप्स क्या होते हैं? हम जानते हैं, पढ़ाया था। पंप्स होते हैं स्पेशल प्रोटीन्स जो किसी भी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। तो क्या बोलोगे मेरे बच्चों? क्या बोलोगे कि when ions move from cytoplasm to vacuole, जब आयंस को साइटोप्लाज्म से वैक्यूल में भरना होता है तो ये कैसा ट्रांसपोर्ट होता है? दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, है ना। और इसको करवाने के लिए आयन पंप्स, आयन एक्सचेंज पंप्स, या आप कह सकते हो आयन पंप्स आर प्रेजेंट इन टोनोप्लास्ट। इसको करवाने के लिए जो आयन पंप्स हैं वो टोनोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये ध्यान रखना, जब भी आपसे सवाल पूछेगा कि जब साइटोप्लाज्म से आयंस वैक्यूल के अंदर जाकर भर रहे हैं तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा या ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, तो आप कहोगे ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म में आयंस की मात्रा कम होती है और वैक्यूल के अंदर आयंस की मात्रा ज्यादा होती है। और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराने के लिए जो टोनोप्लास्ट है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, उसमें प्रेजेंट होते हैं स्पेशल प्रोटीन्स जिन्हें हम कहते हैं पंप्स। ओके बेटा, बात समझ आ गई मेरे बच्चों? तो इसके साथ खत्म हुआ हमारा सैप वैक्यूल। अब हम बात करेंगे फूड वैक्यूल की। तो आ जाओ, इतना सबने लिख लिया बेटा, आगे चले। एवरीवन डन? जल्दी बोलो। लिख लिया बेटा इतना, चले आगे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। चल बेटा, अब बात करते हैं फूड वैक्यूल की। ये फूड वैक्यूल क्या होता है? ये भी एक प्रॉपर स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। कहां देखने को मिलता है, इस पे सवाल आता है। जैसे सीधा पूछते हैं सैप वैक्यूल कहां देखने को मिलता है, तो आप बोलोगे प्लांट सेल में देखने को मिलता है। तो ऐसे पूछेगा फूड वैक्यूल कहां देखने को मिलता है, तो आप कहोगे इन सम प्रोटिस्ट्स। कहां बोलोगे बेटा? इन सम प्रोटिस्ट्स। मैम अब ये प्रोटिस्ट क्या होते हैं ये भी बताओ हमें। अभी बता देते हैं बेटा, प्रोटिस्ट्स क्या होते हैं। अभी
आगे एक चैप्टर आएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें जितने भी प्राणी धरती पर हैं उन सबको हम 5 किंगडम में बांटकर पढ़ते हैं। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। जितने भी प्राणी धरती पर पाए जाते हैं उनको हम 5 किंगडम्स में बांटकर पढ़ते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा में सारे ऐसे प्राणी आते हैं जो यूनिसेल्युलर होते हैं, जिनकी बॉडी एक सेल की बनी होती है, और वो यूकैरियोट्स होते हैं। तो ये हम आगे पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में कि प्रोटिस्टा में सारे कैसे मेंबर्स आते हैं बेटा, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, राइट। तो इसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बहुत सारे जो है हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। तो जो ये फूड वैक्यूल है ये आपको कहां देखने को मिलता है, ये हमें कुछ प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स में देखने को मिलता है, जैसे हमारा अमीबा, किंगडम प्रोटिस्टा में बहुत सारे मेंबर्स आते हैं, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो अमीबा में फूड वैक्यूल देखने को मिलता है। अब ये फूड वैक्यूल होता क्या है, ध्यान से सुनो बेटा। ये भी एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड, जिसमें फूड पार्टिकल्स स्टोर्ड होते हैं, जिसमें फूड पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो आप सिंपली ये कह सकते हो कि फूड वैक्यूल क्या है, इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैविंग food particles. Membrane bound structure having food particles. ठीक है बेटा। अब अमीबा में ये फूड वैक्यूल बनता कैसे है, देखो ध्यान से देखो, ये है हमारा अमीबा। ऐसा नहीं होता अमीबा, और सुंदर सा बना देती हूं, ऐसा सा होता है ना अमीबा। तो ये है हमारा अमीबा, ठीक। तो आप जानते हो अमीबा एक सेल का ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी एक ही सेल की बनी होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो देखो इसकी बॉडी के बाहर, ये इसकी बॉडी है, ये इसका सेल है, इसकी बॉडी के बाहर ये प्रेजेंट है फूड पार्टिकल्स। ये क्या प्रेजेंट है, फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट है बेटा। और ये फूड पार्टिकल्स को जो अमीबा है इसको अंदर इनगल्फ करना है। तो क्या होता है, इस अमीबा में एक वैक्यूल टाइप स्ट्रक्चर बनता है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बाहर की तरफ इस तरह से एक वैक्यूल टाइप स्ट्रक्चर बना लेती है, ये देखो, और अंदर की तरफ ये फूड पार्टिकल्स को धसा लेती है, और फिर इसी से बन जाता है फूड वैक्यूल। इसी से बन जाता है ये फूड वैक्यूल। तो अभी मैं आपको एक एनिमेशन भी दिखाऊंगी जिससे आपको क्लियर होगा कि ये अमीबा है, जब इसको खाने को अंदर अपने सेल के अंदर इंजेस्ट करना होता है तो ये क्या करता है, अपनी मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की की हेल्प से इसको अंदर इंजेस्ट करता है, और इंजेस्ट करने के बाद इस तरह का एक मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम वैक्यूल कहते हैं, फूड वैक्यूल कहते हैं, और जिसके अंदर खाना भरा हुआ है। तो इस तरह का जो फूड वैक्यूल है वो आपको प्रोटिस्टा के मेंबर्स में पाया जाता है, जैसे अमीबा। बात समझ में आ गई बेटा? अब जैसे अगर आपको इसकी एक वीडियो देखनी है तो हम आपको दिखा सकते हैं। अरे ये दिल, ये देखो बेटा ध्यान से, ये देखो अमीबा है। अभी देखना धीरे धीरे देखो किस तरह से इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चारों तरफ फैल रही है और खाने के पार्टिकल को एकदम इंजेस्ट कर लेगी। तो देखो ये खाने का पार्टिकल पूरी तरह इंजेस्ट हो चुका है और ये बनकर रेडी हो गया है आपके सामने फूड वैक्यूल, दिख रहा है?
तो ये बनकर रेडी हो गया आपके सामने फूड वैक्यूल और ये खाना फंस गया है अंदर, राइट। तो इस तरह से अमीबा जो कि एक प्रोटिस्टा का मेंबर है, प्रोटिस्ट है, वो इस तरह से फूड वैक्यूल अपने अंदर फॉर्म करता है। क्लियर है बेटा? चलिए, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ फूड वैक्यूल। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम, अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ वैक्यूल की, एंड दैट इज, एनसीईआरटी बाद में पढ़ेंगे, एंड दैट इज द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। द लास्ट टाइप ऑफ वैक्यूल इज द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी देखने को मिलता है प्रोटिस्टा के मेंबर्स में। अभी बताया ना, प्रोटिस्टा के मेंबर्स जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, युग्लिना हो गया, ये सारे किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स हैं। इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलता है। जैसे हमारी बॉडी में किडनी होती है, किडनी का काम क्या होता है बेटा? साफ सफाई का। हमारी किडनी पानी को एब्जॉर्ब करती है, हमारे पानी में जितने भी आयंस, यूजफुल आयंस होते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो वैसा सारा वेस्ट पानी होता है उसको यूरिन की फॉर्म में बाहर निकाल देती है। तो जो काम हमारी बॉडी में किडनी करती है, वही काम अमीबा में, युग्लिना में, जो प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करता है। तो आप ये कह सकते हो कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज द किडनी ऑफ अमीबा, पैरामीशियम एंड युग्लिना। ओके, चलिए, तो ये ध्यान रखना है बेटा कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये भी देखने को मिलता है इन सम प्रोटिस्ट्स। प्रोटिस्ट्स अब आप अच्छे से जान गए हो हम किन्हें कह रहे हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स को। जैसे हमारा पैरामीशियम हो गया, उसके पास होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, युग्लिना के पास होता है अमीबा के। तो ये सारे हमारे क्या है? प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फंक्शंस लाइक किडनी। इसका फंक्शन कैसा होता है? जैसे हमारी बॉडी में किडनी का काम होता है, बिल्कुल वही काम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का होता है बेटा। इसका काम क्या होता है? इट हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन। किसमें मदद करता है बेटा ये? इट हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन। अब ये ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है मैम, ये भी बता दो। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब यही तो है जो हमारी किडनी करती है, कि जब हमारी किडनी से हमारा जो बॉडी का पानी होता है वो पास होता है, तो हमारी किडनी क्या करती है? जितने भी यूजफुल आयंस होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, और जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसे यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी के बाहर भेज देती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। तो हमारी किडनी जैसे हमारे लिए ऑस्मोरेगुलेशन करती है, बिल्कुल वैसे ही जो प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम होता है ऑस्मोरेगुलेशन करने का। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे चैट बॉक्स में। वेरी गुड बेटा। इट इज बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन द सेल और इन द बॉडी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, बिल्कुल ठीक। चलिए, इसका अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो दैट हाउ इट इज डन, तो वो दिखा देते हैं। Many protist cells possess contractile vacuoles. Canals extending from the contractile vacuole take up. ये देखो, ये पैरामीशियम का डायग्राम है बेटा। तो पैरामीशियम में आपको जो ये स्ट्रक्चर यहां दिखाई दे रहा है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बिल्कुल किडनी की तरह काम करने वाला है। देखो कैसे, Water that floods into the cell by osmosis. देखो ये पानी में रहता है। पैरामीशियम कहाँ रहता है? पानी में। तो पानी से जो पानी के अंदर ये रहता है, तो बाहर से पानी जो है अपनी सेल के द्वारा ये एब्जॉर्ब करता है। तो ये पानी को एब्जॉर्ब जब करता है तो ये सारा पानी जाके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में भर जाता है। तो उसमें से जितनी भी यूजफुल चीजें होती हैं उनको तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्जॉर्ब कर लेता है, और जितनी भी हार्मफुल चीजें होती हैं उनको फिर बाहर फेंक देता है। तो बिल्कुल किडनी की तरह काम करता है। देखो पानी भर रहा है अभी, देखो इसमें।
The water is transferred to the contractile vacuole, causing it to expand greatly. Contraction of the contractile vacuole expels water through a pore that opens in the plasma membrane. अब देखो, सारी यूजफुल चीजें एब्जॉर्ब करके बाकी जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर फेंक देता है। ठीक, सो दिस इज हाउ द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम वर्क्स। चलिए बेटा, तो ये हमने पढ़ लिया तीनों तरह का वैक्यूल। सैप वैक्यूल प्लांट्स में देखने को मिलता है, फूड वैक्यूल प्रोटिस्टा के मेंबर्स में देखने को मिलता है जैसे अमीबा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी प्रोटिस्टा के मेंबर्स में देखने को मिलता है जैसे पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा। चलिए, अब यहां पे मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो मैंने गैस वैक्यूल के बारे में भी बताया था। वो कहां देखने को मिलता था, आपको बताया था ना बेटा, बैक्टीरिया में देखने को मिलता है गैस वैक्यूल। लेकिन ये कैसा वैक्यूल होता है? ये सूडो वैक्यूल होता है, झूठा वैक्यूल होता है, याद है ना, बिकॉज इट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। ये मैं आपको डिटेल में प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ा चुकी हूं, एक बार फिर से रिवाइज करा रही हूं कि जो गैस वैक्यूल बैक्टीरिया में पाया जाता है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये वैक्यूल नहीं है, ये झूठा वैक्यूल है क्योंकि इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती है। ओके, चलिए, तो इसके साथ फाइनली हमारा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम हुआ खत्म। जो हमारे सेल्स है ना बेटा, उसमें एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम है, ये तो आपने जान ही लिया होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितना जरूरी है हमारे सेल्स के लिए, क्योंकि वो प्रोटीन बनाता है, फैट बनाता है, लिपिड्स बनाता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाता है। हमारा गोल्जी बॉडी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इन सारी चीजों को प्रोसेस करता है, मॉडिफाई करता है, फिर इन्हें पैक करता है और जहां इनकी जरूरत है इनके टारगेट्स तक भेजता है। लाइसोसोम हमारे सेल के अंदर डाइजेशन का काम करता है और साफ सफाई भी करता रहता है। अगर सेल के अंदर कोई हिस्सा मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी को खा जाता है। लाइसोसोम्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, वैक्यूल देखो कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ यूकैरियोटिक सेल। अब एक बार एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं, फिर वी विल स्टार्ट विद माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। आ जाओ बेटा, चलिए अपनी अपनी एनसीईआरटी खोल लेंगे सारे बच्चे अपने सामने, और जो मैं अंडरलाइन करूंगी मेरे साथ साथ अंडरलाइन करेंगे। लाइसोसोम हमारा कल की क्लास में एनसीईआरटी से रीड करना रह गया था, वो हम करेंगे। चलिए पहले लाइसोसोम के बारे में देखते हैं क्या कहती है एनसीईआरटी। These are membrane bound vesicular structures। क्या कह रही है एनसीईआरटी? ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, इनके पास अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है और वेसिकल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। वेसिकल माने गोल गोल स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी एपेरेटस। बताया था ना कल की क्लास में, लाइसोसोम्स कौन बनाता है? गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी में भी लाइसोसोम कहां बन रहे थे बेटा? जो गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी थी उसके ट्रांस फेज से जो वैक्यूल निकलते हैं, उन्हीं वैक्यूल में से लाइसोसोम की तरह कुछ बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे लाइसोसोम को बनाने के पीछे किसका हाथ होता है, तो आप एकदम उछल के बोल देना गोल्जी बॉडी बनाती है लाइसोसोम। और गोल्जी बॉडी की जो सिस्टर्नी है उसके ट्रांस फेज से निकलते हैं लाइसोसोम्स। ये हम कल की क्लास में देख चुके हैं। द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स हैव बीन फाउंड to be very rich in almost all types of hydrolytic enzymes। ये कह रहा है कि जो लाइसोसोम पूरा बनकर तैयार हो जाता है तो उस लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जिन्हें हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं, राइट। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कैसे बताए थे बेटा? जो किसी मॉलिक्यूल को तोड़ देते हैं, उसका डाइजेशन कर देते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं? लाइपेजेस जो लिपिड्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं, प्रोटीएजेस जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेजेस जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर देते हैं। ऑप्टिमली एक्टिव एट एसिडिक पीएच, कल हमने ये बात डिस्कस करी थी कि लाइसोसोम के अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो एसिडिक पीएच पर एक्टिवेट होते हैं। These enzymes are capable of digesting carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids।
लाइसोसोम के अंदर जो ये एंजाइम्स हैं ये सारी चीजों को डाइजेस्ट कर सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सकते हैं, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को और न्यूक्लिक एसिड्स को। कल आपको बताया था न्यूक्लिक एसिड, डीएनए भी एक न्यूक्लिक एसिड है और आरएनए भी एक न्यूक्लिक एसिड है। चलिए अब बात करते हैं वैक्यूल की। वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। देखो कितनी प्यारी बात कही है उसने। वैक्यूल है क्या? वैक्यूल एक जगह है, एक खाली जगह है जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है और वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, राइट। तो ये कह रहा है ये एक जगह है। वैक्यूल ऐसे मानो कि एक जगह है, एक स्पेस है जिसके चारों तरफ अपनी मेम्ब्रेन है और ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। इट कंटेन्स, इसके अंदर क्या क्या होता है? इट कंटेन्स वाटर, इसके अंदर पानी भरा होता है, इसके अंदर सैप घोल भरा रहता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल। अभी मैंने आपको बताया ये किसकी बात कर रहा है? अभी सबसे ऊपर ये सैप वैक्यूल की बात कर रहा है। ये सैप वैक्यूल की बात कर रहा है कि एक प्लांट सेल में जो स्पेस है 90% स्पेस जो उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन है उसे हम वैक्यूल कह रहे हैं। उसमें पानी भरा रहता है, उसमें सैप भरा रहता है। सैप में मैंने आपको बताया आयंस होते हैं, सल्यूट पार्टिकल्स होते हैं और कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिनकी सेल को जरूरत नहीं होती और उन्हें अल्टीमेटली सेल को उसे बाहर फेंकना होता है। द वैक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। वैक्यूल के चारों तरफ एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। प्लांट सेल में वैक्यूल 90% स्पेस को कवर करता है। इन प्लांट्स के अंदर द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स the transport of a number of ions and other materials against concentration gradient into the vacuole. Hence, their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. अभी बताया क्या समझाया था अभी वैक्यूल में कि वैक्यूल के अंदर जो वैक्यूलर सैप होता है उसमें आयंस की मात्रा ज्यादा होती है। तो अगर साइटोप्लाज्म से वैक्यूल के अंदर आयंस को मूव करना है तो वो ट्रांसपोर्ट कैसा बताया था बेटा अभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम जानते हैं कैसे होता है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। याद है ना सबको कैसे होता है? अगेंस्ट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, माने लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो देखो एनसीईआरटी भी तो वही बात कह रही है कि टोनोप्लास्ट के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम पंप्स कहते हैं और उन पंप्स की मदद से कह रहे हैं ना टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस। जो वैक्यूल के पास टोनोप्लास्ट है वो आयन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है क्योंकि उसके पास पंप्स हैं और ये पंप्स क्या करते हैं? अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, माने लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, माने साइटोप्लाज्म से वैक्यूल के अंदर आयंस को खींच लेते हैं और उसमें एनर्जी का खर्चा होता है जिसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि साइटोप्लाज्म से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है आयंस की सैप वैक्यूल के अंदर। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। इन अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है ऑस्मोरेगुलेशन के लिए और फूड वैक्यूल भी होता है बहुत सारे प्रोटिस्टा के मेंबर्स में। मैंने आपको बता ही दिया कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी प्रोटिस्टा के मेंबर्स में देखने को मिलता है और फूड वैक्यूल भी प्रोटिस्टा के मेंबर्स में देखने को मिलता है। ओके, चलिए तो ये हो गई हमारी एनसीईआरटी रीडिंग।
अब हम फटाफट से करते हैं एक पोल, जल्दी से इसका जवाब देंगे सारे बच्चे, जल्दी से इस पोल का आंसर देंगे। मैं पोल जनरेट कर रही हूं बेटा, मैंने पोल जनरेट कर दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इन सैप वैक्यूल इज, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो 72% बच्चों ने आंसर दिया है बी। ओके, देखते हैं, सबसे तेज आंसर दिया है कृष्णमूर्ति अय्यर ने 3.79 सेकेंड्स, देन उमंग, देन वंशराज, देन राधा एंड देन वाणी। वेरी गुड बेटा, तो ये हमारे टॉप 5 परफॉर्मर्स हैं पोल के। तो आंसर आप लोग कह रहे हो बी, बिल्कुल ठीक है बेटा, आंसर इसका होगा बी। सैप वैक्यूल्स में आयन की कॉन्सेंट्रेशन साइटोप्लाज्म से ज्यादा होती है। चलिए, वेरी गुड। तो अब इसके साथ हमारा खत्म हुआ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट की। ये दोनों सेल ऑर्गेनेलीज भी बहुत मेजर सेल ऑर्गेनेलीज हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। चलिए, अब इसके लिए पहले हमें कहानी जाननी पड़ेगी, एक कहानी सुननी पड़ेगी तुम्हें। तो तैयार हो एक छोटी सी कहानी सुनने के लिए? और उस कहानी से तुम्हें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो रेडी? चलिए, तो एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, जब अर्थ के ऊपर लाइफ डेवलप हो रही थी, यानी कि ये बात मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो की है, बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो की है। तो हम एक बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, जब अर्थ पर लाइफ डेवलप हो रही थी। तो क्या हुआ बेटा, अभी हमने सेल चैप्टर में जाना है कि एक यूकैरियोटिक सेल का जो लेंथ होती है, जो डायमेंशन होती है, वो 10 से 12 माइक्रोमीटर हो सकती है, और एक बैक्टीरियल सेल लगभग 2 माइक्रोमीटर का होता है। तो फर्क देख रहे हो, एक यूकैरियोटिक सेल 10 माइक्रोमीटर का है और एक बैक्टीरियल सेल लगभग 2 माइक्रोमीटर का होता है, यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल है वो बहुत ज्यादा बड़ा है बैक्टीरिया के कंपैरिजन में। तो हुआ क्या, एक दिन इस यूकैरियोटिक सेल को भूख लग रही थी, तो इसने अपने अंदर इस बैक्टीरिया को निगल लिया। ये जो यूकैरियोटिक सेल है, इसने बैक्टीरिया को निगल लिया। तो ये बैक्टीरिया बोला, मुझे प्लीज मारो मत, क्यों ना हम दोनों मिलजुल कर रह लें, मैं तुम्हारे लिए कुछ फायदा कर दूंगा, तुम मेरे लिए कुछ फायदा कर दो, दोनों मिलजुल के रहते हैं ना। तो फिर ये यूकैरियोटिक सेल बोला, चल ठीक है, देखते हैं। तो ये जो बैक्टीरियल सेल है, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ये इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही रह गया और दोनों आपस में मिलजुल कर काम करने लग गए। ऐसी एसोसिएशन को हम कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, माने जहां पर दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। तो ये जो यूकैरियोटिक सेल था, इसने बैक्टीरियल सेल को निगल लिया और ये बैक्टीरियल सेल हमेशा के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमेशा के लिए यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही रह गया, हमेशा के लिए, कभी बाहर गया ही नहीं और इसी का एक हिस्सा बन गया। और यही आगे जाके बदल गया माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। तो ये बैक्टीरिया कभी यूकैरियोटिक सेल को छोड़कर गया ही नहीं, वो हमेशा के लिए इसी के अंदर रह गया। और इस थ्योरी को हम कहते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक का मतलब कि ये जो बैक्टीरियल सेल आया था यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ये हमेशा से इसके अंदर ही रह गया सिम्बायोटिक एसोसिएशन में। एंडोसिम्बायोटिक का मतलब वो हमेशा के लिए यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही रह गया सिम्बायोटिक एसोसिएशन में और कभी छोड़कर उसे गया ही नहीं। और वही आगे जाकर कहलाने लगा
माइटोकॉन्ड्रिया और प्लांट सेल में वही जाकर कहलाने लगा क्लोरोप्लास्ट। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कभी बैक्टीरिया थे बेटा, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की अधिकतर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक बैक्टीरियल सेल को मैच करती हैं। अभी सारी बताऊंगी, इतनी बात समझ में आई? तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को समझाने के लिए हमारे पास आती है एक एंडोसिम्बायोंट थ्योरी। क्या आती है बेटा? एंडोसिम्बायोंट थ्योरी, जो एक्सप्लेन करती है दैट माइटोकॉन्ड्रिया and chloroplast were once a bacterial cell living in close symbiotic association symbiotic association inside eukaryotic cell. Inside eukaryotic cell, which later on inside eukaryotic cell, ऐसे लिख सकते हो। तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या कहती है कि पहले कभी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बैक्टीरियल सेल हुआ करते थे जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते थे, और आज उन्हें ही हम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कहने लग गए हैं। इसीलिए many of the characteristics of mitochondria and chloroplast are similar to bacterial cell, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो बिल्कुल बैक्टीरिया जैसे हैं, और वो क्या है अभी समझते हैं। इतना समझे आप एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या है? इतना सबने लिख लिया बेटा, आगे चले। इतना सबने लिख लिया, आगे चले। एवरीवन डन? चलिए अब आ जाओ, देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अभी हमने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों ही पहले वंस अपॉन अ टाइम बैक्टीरिया हुआ करते थे, माने कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में ही बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बैक्टीरियल सेल जैसी हैं। वो क्या क्या हैं, आ जाओ जानते हैं। सबसे पहली बात, दे हैव डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। याद है हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था? याद है बैक्टीरिया में मैंने आपको पढ़ाया था कि बैक्टीरिया का डीएनए कैसा होता है? ऐसा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, उसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और वो सर्कुलर होता है। याद है ना सब बच्चों को? बैक्टीरिया में हमने डिटेल में पढ़ा था और बताया था कि जो बैक्टीरियल डीएनए होता है वो जीसी रिच डीएनए होता है, और जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है वो एटी रिच डीएनए होता है।
ये भी बताया था, आपको बताया था मैंने कि डीएनए में 4 शुगर पाई जाती हैं, 4 तरह की नाइट्रोजनस शुगर पाई जाती हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन। तो जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है उसमें गुआनिन और साइटोसिन ज्यादा होता है, इसीलिए उसे हम जीसी रिच डीएनए कहते हैं। और जो हमारा डीएनए होता है, जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, उनके डीएनए में एडेनिन और थाइमीन ज्यादा होता है, तो उनका डीएनए एटी रिच होता है। ये मैंने आपको वहां बताया था बैक्टीरियल सेल में। तो इनका डीएनए कैसा है? दे हैव they have double stranded circular DNA। तुमने कर लिया नोटिस? कर लिया ना बच्चों ने नोटिस? तुमने कर लिया नोटिस बनियान मैन को? हाँ, यही देखो, यही है वो बनियान गैंग। पिछले सारे बैचेस के बच्चे इस बनियान मैन को बाहुबली कहते थे। So this banyan man is Bahubali, and this Bahubali is my husband also। चलो, so they have double-stranded circular DNA, and this DNA is GC rich DNA। GC rich का मतलब समझ गए ना बेटा? गुआनिन और साइटोसिन की मात्रा ज्यादा है। ठीक, GC का मतलब क्या है? गुआनिन साइटोसिन रिच डीएनए। और ये गुआनिन और साइटोसिन क्या होते हैं? ये नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जो डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, सवाल आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का पर्सनल डीएनए होता है। आप ये सारे जानते हो बेटा कि हमारा जो मेन डीएनए होता है, जो मेजर डीएनए होता है, वो कहां पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर। जैसे मैं अपनी बॉडी के हर एक सेल की बात करूं तो हर एक सेल में, मेरी बॉडी के हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो जानते हो ना, बच्चा बच्चा जानता है इस चीज को, तो कि हमारी बॉडी के हर एक सेल में जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में हमारा डीएनए है, और वो डीएनए 46 क्रोमोसोम्स में बटा हुआ है। तो यानी कि हमारा जो मेन डीएनए होता है, जो हमारी जेनेटिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं, उनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके पास अपना खुद का पर्सनल डीएनए है। क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना खुद का पर्सनल डीएनए है। और कैसा डीएनए है? जैसा बैक्टीरिया के पास था, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए एंड जीसी रिच। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इनके पास खुद के आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। दे हैव फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स। आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर। सो दे हैव फ्यू सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर आरएनए मॉलिक्यूल्स। कुछ बच्चे एसएस का मतलब नहीं समझ पाते, मैं लिख देती हूं। एसएस का मतलब है सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर आरएनए मॉलिक्यूल्स। मतलब देखो, कमाल देख लो तुम। माइटोकॉन्ड्रिया और डीएनए, क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का पर्सनल डीएनए भी है, और उनके पास अपने खुद के आरएनए मॉलिक्यूल्स भी हैं। आरएनए मॉलिक्यूल्स कहां पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो मेरी बॉडी के हर एक सेल में जो मेरा मेन डीएनए है, ध्यान से सुनना, मेरी बॉडी के हर एक सेल में जो मेरा मेन डीएनए है, मेजर डीएनए, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। और जो आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का पर्सनल डीएनए है भाई, और अपने आरएनए मॉलिक्यूल्स भी हैं। और वो आरएनए मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? ऐसे सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर। तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का पर्सनल डीएनए और आरएनए है, अपने खुद के पर्सनल प्रोटीन्स हैं, have their own proteins। नहीं तो प्रोटीन्स कहां पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास अपने खुद के प्रोटीन्स होते हैं, अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं,
have their own ribosomes, अपने खुद के पर्सनल राइबोसोम्स है उनके पास, और वो राइबोसोम कौन से साइज के होते हैं? 70s। जो मैंने आपको अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए राइबोसोम जो बताए थे, अभी हम पढ़ के आए हैं बेटा कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके साथ राइबोसोम जुड़े हुए पाए जाते हैं, जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके साथ राइबोसोम जुड़े हुए पाए जाते हैं। वो कैसे थे? 80s टाइप के, 80s। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो अपने खुद के राइबोसोम होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो अपने खुद के राइबोसोम होते हैं, वो 70s टाइप के होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल बैक्टीरिया जैसा है भाई, और बैक्टीरिया में 70s राइबोसोम्स होते हैं। तो देखो ये चारों बातें किसके जैसी हैं? बिल्कुल बैक्टीरिया के सेल जैसी। तो माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास होता है अपना डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए जो जीसी रिच होता है, अपने खुद के आरएनए मॉलिक्यूल्स जो सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर होते हैं, अपने खुद के प्रोटीन्स होते हैं, अपने खुद के राइबोसोम होते हैं जो 70s टाइप के होते हैं। बात समझे बेटा? इतनी बात समझे? जल्दी बताओ, इतनी बात सारे बच्चे समझ गए? आगे चले? इतना सबने लिख लिया? चलिए, और क्या दिखता है इनमें बैक्टीरिया जैसा? दे डुप्लीकेट देमसेल्व्स बाय, देखो कितनी मजेदार चीज लिखूंगी, बाय बाइनरी फिजन। बाय बाइनरी फिजन। जैसे एक बैक्टीरियल सेल को जब खुद को दुगना करना होता है, अपना नंबर बढ़ाना होता है, तो वो कैसे बढ़ाता है? बाइनरी फिजन से। ऐसे ही बेटा जो हमारी बॉडी के सेल्स खुद को दुगना करते हैं, यानी कि सेल डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन के दौरान सारी चीजें दुगनी की जाती हैं सेल के अंदर, ताकि वो बराबर बराबर दो सेल्स में बट सके। तो उस दौरान जब कोई सेल डिवाइड करता है, जब हमारा कोई सेल यूकैरियोटिक सेल डिवाइड करता है, तो उस दौरान सेल के अंदर जितना भी माल मसाला होता है वो दुगना होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी खुद को दुगना करता है, क्लोरोप्लास्ट भी खुद को दुगना करता है, लेकिन उनकी दुगना करने की जो तरीका है वो बिल्कुल बैक्टीरिया जैसा है, बाइनरी फिजन। यानी कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट खुद को दुगना करते हैं बाइनरी फिजन से, जस्ट लाइक बैक्टीरिया। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, फिर इसके बाद और क्या खास बात है इन दोनों के पास? दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दोनों की दोनों कैसी हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज। अभी तक मैंने आपको जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ाई हैं, मैंने आपको उनमें बोला कि उनके पास सिंगल मेम्ब्रेन होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, लाइसोसोम, दीज वर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज। इनके पास अपने खुद की एक ही मेम्ब्रेन हुआ करती थी, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास अपनी खुद की दो दो मेम्ब्रेन है। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। फिर कितने बच्चों को ये याद है, मैंने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में खास बात बताई थी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास सेल वॉल के चारों तरफ एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, और उसमें कुछ बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिन्हें हम पोरिन्स कहते हैं। कितने बच्चों को ये याद है? बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। यस, वेरी गुड। प्राची ने आंसर दिया है, वेरी गुड। याद है? यस, वेरी गुड। तो काफी सारे बच्चे कह रहे हैं कि उन्हें याद है, और ये सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। चलो, जब तुम ये कह देते हो ना कि पिछला पढ़ाया हुआ याद है, जानते हैं, तो मेरा दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाता है, एकदम बोटानिकल गार्डन हो जाता है।
बिल्कुल ऐसे ही जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन होती है बेटा, इनके पास तो दो दो मेम्ब्रेन है ना, आउटर मेम्ब्रेन और इनकी भी आउटर मेम्ब्रेन में पोरेंस होते हैं. सो हैव पोरेंस. पोरेंस क्या थे हमारे? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स. So have porins in their outer membrane. चलिए, फिर ये दोनों के दोनों ही ABCDEFGHI बोथ आर, दोनों की दोनों ही बेटा होती हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेलीज. इस पे बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है. क्या क्वेश्चन आता है अभी बताती हूं. बोथ आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज मतलब क्या है अभी बताती हूं, फटाफट से सुनो. दोनों की दोनों सेल ऑर्गेनेलीज सेमी ऑटोनॉमस होते हैं. इसका मतलब समझो. पहले तो यह समझो कि ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है. ऑटोनॉमस कोई भी वो चीज होती है बेटा जो अपना काम खुद चला सकती है, वो किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होती. अगर हम कह रहे हैं कि भैया फलाना बॉडी ऑटोनॉमस बॉडी है, जैसे हम कहते हैं कि कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, वो ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी है, मतलब उसका खुद का मैनेजमेंट है, वो किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है. तो जो फुल्ली ऑटोनॉमस है मतलब वो पूरा खुद के ऊपर निर्भर है, वो किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है अपने काम काज के लिए. लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट फुल्ली ऑटोनॉमस नहीं है, मतलब वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, वो फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं है, वो सेमी इंडिपेंडेंट है. मतलब वो अपने काफी सारे काम खुद से करती हैं, वो काफी हद तक इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन कुछ चीजों के लिए वो सेल के ऊपर निर्भर करती हैं. अभी मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास अपने खुद के पर्सनल डीएनए है, अपना खुद के आरएनए है, अपने खुद के प्रोटीन्स हैं, अपने खुद के राइबोसोम्स हैं, उसके पास सब कुछ है. लेकिन फिर भी वो अपने कुछ फंक्शंस के लिए साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स के ऊपर निर्भर करता है. माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट अपने कुछ थोड़े बहुत काम उनके ऐसे हैं जिनको करने के लिए वो साइटोप्लाज्म से कुछ प्रोटीन्स लेता है, यानी कि अपने कुछ कामों के लिए वो सेल के ऊपर निर्भर है, साइटोप्लाज्म से कुछ प्रोटीन्स मांगता है, यानी कि वो फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं है, सेमी इंडिपेंडेंट है. बात समझ में आ गई. सो सेमी ऑटोनॉमस का मतलब क्या है? दैट दे आर they are self-regulating or self-dependent, self-regulating or self, मतलब वो काफी हद तक सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब क्या होता है? सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब है अपना ध्यान खुद रख सकती हैं, अपने ऊपर निर्भर होती हैं, लेकिन for some functions, लेकिन कुछ कामों के लिए, but for some functions they are dependent on cytoplasmic proteins. They are dependent on cytoplasmic proteins. इसीलिए वो फुल्ली ऑटोनॉमस नहीं है. अगर वो फुल्ली ऑटोनॉमस होती तो वो किसी और के ऊपर निर्भर होती ही नहीं,
लेकिन वो सेमी ऑटोनॉमस है, माने अपने काफी सारी चीजों का ध्यान वो खुद रख लेती हैं, क्योंकि उनके पास अपना खुद का डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और राइबोसोम्स है। लेकिन कुछ चीजों के लिए वो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स के ऊपर निर्भर होती है, इसलिए वो फुल्ली ऑटोनॉमस नहीं, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स है। बात समझ में आ गई बेटा? चलिए, तो ये कुछ बातें हैं जिन पे सवाल आता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को लेकर कि ये दोनों ही पहले कभी बैक्टीरिया थे, इनके पास डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, इनके पास अपने खुद के प्रोटीन्स हैं, अपने खुद के राइबोसोम्स हैं, ये बाइनरी फिजन से खुद को दुगना करते हैं, ये दोनों ही डबल मेम्ब्रेन बाउंड हैं, इनकी आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स होते हैं, और ये दोनों ही सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स हैं। क्लियर बेटा? इतना सबने लिख लिया? अब आगे चले, जल्दी बोलो। आज माइटोकॉन्ड्रिया मुझे खत्म करके जाना है, फिर अगली क्लास में मैं आपको क्लोरोप्लास्ट कराऊंगी, राइबोसोम्स कराऊंगी, सेंट्रियोल कराऊंगी और फ्लैजेला, और फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूक्लियस करेंगे। इतना डन है बेटा? चलें आगे? चलिए, तो आगे चलते हैं बेटा मेरे। अब बात करते हैं पहले माइटोकॉन्ड्रिया की। बच्चा बच्चा जानता है कि अच्छा, एक चीज और मुझे बतानी है, यहां पे मुझे भी एक चीज और बतानी है माइटोकॉन्ड्रिया से पहले। रुको बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया अभी हेडिंग मत डालना, अगर आपने अपने कॉपी में माइटोकॉन्ड्रिया हेडिंग डाल दी तो उसको काट दो। उससे पहले मुझे एक चीज बतानी है, कॉमन, बड़ी प्यारी चीज है, दैट एटीपी सिंथेसिस ध्यान से सुनना। एटीपी सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? एटीपी का बनना, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। ध्यान से समझेंगे बच्चे, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, ये आगे हमें काम आएगा, और इसे हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। एटीपी कैसे बनता है बेटा? जब एडीपी में फॉस्फेट जोड़ देते हैं तो एटीपी बनता है। ये क्या है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये क्या है? पीआई का मतलब क्या है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो जब भी आप एडीपी में फॉस्फेट जोड़ दोगे, जब भी आप एडीपी में फॉस्फेट जोड़ दोगे तो एटीपी बना दोगे, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन या फिर एटीपी सिंथेसिस। तो ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, सेल के अंदर एटीपी बनने के प्रोसेस को हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब ये फॉस्फोराइलेशन भी दो तरह का हो सकता है, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। फॉस्फोराइलेशन भी दो तरह का हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, मैं फिर दोहरा रही हूं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और दूसरा होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है? फॉस्फोराइलेशन का मतलब है एटीपी का बनना, एटीपी सिंथेसिस होना। वो भी दो तरह का हो सकता है, मतलब एटीपी दो तरह से बन सकता है। एक तरीका होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और एक तरीका होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है। इसकी डिटेल में तो मैं कहां पढ़ाऊंगी? रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। हमारे सिलेबस में एक चैप्टर है ना, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो उसमें पूरा डिटेल में समझाया जाता है कि जब किसी भी सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये आप जानते हो ना बेटा कि रेस्पिरेशन दो तरह का हो सकता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, और एरोबिक रेस्पिरेशन जिसके दौरान ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और उसके दौरान एटीपी बनाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एटीपी बनाए जाते हैं
उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी एटीपी बनाए जाते हैं। जो प्लांट सेल्स होते हैं हम जानते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के पास होता है क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उस लाइट एनर्जी को बदल देता है एटीपी में। यानी कि यहां पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी एटीपी बनते हैं लाइट एनर्जी की मदद से। इसीलिए हम उसे कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटो मतलब लाइट, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी एटीपी बनते हैं लाइट एनर्जी की मदद से। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एटीपी बनते हैं ऑक्सीजन की मदद से। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ चीजें होती हैं जैसे NADH और FADH2, ये भी आपको समझ नहीं आएगा बेटा, आगे समझ में आएगा। उनका ऑक्सीडेशन किया जाता है तब जाकर एटीपी बनता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, यानी कि दिस इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन, ये सवाल बहुत बढ़िया बनता है बेटा, डायरेक्ट पूछता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी कौन से प्रोसेस से बनते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से। ठीक है, आप चाहो तो यहां पे अभी लिख सकते हो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ NADH और FADH2। NADH और FADH2 क्या होते हैं अभी आपको जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये जब हम रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां देखेंगे। लेकिन यहां पर क्लोरोप्लास्ट में भी होता है एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन क्लोरोप्लास्ट with the help of light energy. तो ये ध्यान रखना है, बात समझ में आ गई? तो एटीपी बनने के प्रोसेस को हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। वो भी दो तरह का होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और फोटोफॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और फोटोफॉस्फोराइलेशन क्लोरोप्लास्ट में होता है। बात समझ में आ गई बेटा? हाँ, एक बच्चा प्रियांशी राज लिख रही है निकोटिनमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। यस, वेरी गुड बेटा। NADH होता है निकोटिनमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, ये फॉस्फेट नहीं आएगा यहां पे क्योंकि P नहीं है। ठीक है, चलिए, इतना समझ में आ गया सबको? एवरीवन डन? एवरीवन डन बेटा? बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। हो मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। हो मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। मीठी बातें, मीठी बातों की है यादें नहीं। चलो बेटा, सवाल करके बताओ। Which cell organelle or organelles are involved in ATP synthesis? So पोल स्टार्ट कर रही हूं, सिंगल चॉइस पोल है। आई स्टार्टेड द पोल। जवाब देंगे बच्चे सारे।
रातों में मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। ओके, तो 76% बच्चों ने आंसर दिया है डी, जिसमें सबसे तेज आंसर दिया है हर्ष ने 1.7 सेकेंड्स में, वेरी गुड। देन विनीत, देन अमित, देन निर्लिप्त एंड देन अर्नब, वेरी गुड बेटा। तो यस, आंसर इज डी, हमारा इसका आंसर आएगा डी, बिल्कुल सही बात है। जाने क्यों हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये फीड होता है कि एटीपी तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं, इसीलिए हम एटीपी को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, लेकिन ये सही नहीं है। ये आपको याद रखना है कि एटीपी क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी बनाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी बनाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी के बनने को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एटीपी के बनने को हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, राइट। तो क्लोरोप्लास्ट भी एटीपी बनाता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी एटीपी बनाता है, तो ये ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन का काम क्या होता है हमारे सेल्स में? रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और उससे निकलती हुई जो एनर्जी है उसे एटीपी की फॉर्म में बदल दिया जाता है और फिर उन एटीपी को सेल पावर की तरह इस्तेमाल करता है। इसीलिए हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। तो क्यों कहते हैं हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक, ध्यान रखना, दो तरह का रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक और एनारोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में कभी भी नहीं होता। इस स्टेटमेंट के साथ बहुत खेला खेला जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक और एनारोबिक दोनों तरह के रेस्पिरेशन देखने को मिलते हैं, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में एनारोबिक ना, माइटोकॉन्ड्रिया में केवल एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, माने ऐसा रेस्पिरेशन जिसको होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, राइट। तो ध्यान रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया में कभी भी एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है एंड द रिलीज्ड एनर्जी, और जो उससे निकलने वाली एनर्जी है, ग्लूकोज को तोड़ने के बाद जो एनर्जी निकलती है, रिलीज्ड एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। उसे एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। और एटीपी को हम क्या कहते हैं? एटीपी को हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल मतलब सेल को अपने कामकाज करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कौन देता है? उसको एटीपी देता है। ओके, सो क्या क्या सवाल आते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसके दौरान ग्लूकोज को तोड़कर उससे निकलने वाली एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। और एटीपी को हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, जिससे सेल अपने सारे कामकाज करता है। फिर एनसीईआरटी कहती है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक सॉसेज शेप्ड सेल ऑर्गेनेली है। सॉसेज शेप्ड सेल ऑर्गेनेली।
अब इसका क्या मतलब है मैं अभी बताती हूँ बेटा। सॉसेज शेप कैसी होती है अभी बताते हैं आपको। एनसीईआरटी कहती है ये एक सॉसेज शेप्ड सेल ऑर्गेनेली है। एंड एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज नॉट इजीली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। इट इज, ये सवाल बहुत पूछा जाता है, इट इज नॉट इजीली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। माइटोकॉन्ड्रिया एक अच्छी खासी बड़ी सेल ऑर्गेनेली होती है बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया एक अच्छी खासी बड़ी सेल ऑर्गेनेली होती है। इसकी डायमेंशंस एक बार हम एनसीईआरटी से देख लेते हैं। एनसीईआरटी ने इसकी डायमेंशन लिखी हुई है, डायामीटर है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। जो लिख लेते हैं इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया का डायामीटर है, अगले वाली उस पे लिखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायमेंशंस बेटा एनसीईआरटी में लिखी हुई है ना, वो तो हमें याद करनी है। तो एनसीईआरटी कहती है कि जो डायामीटर होता है वो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर तो सब जान गए ना, 10⁻⁻⁻6 मीटर्स। लेंथ कितनी कह रहा है? लेंथ कह रहा है 1 to 4 माइक्रोमीटर। 4 माइक्रोमीटर बहुत हो जाता है बेटा। मतलब एक पूरा यूकैरियोटिक सेल, एक पूरा सेल 10 माइक्रोमीटर का है और उसमें से केवल माइटोकॉन्ड्रिया 4 माइक्रोमीटर का है, तो काफी बड़ी सेल ऑर्गेनेली है। तो लेंथ कितनी बता रहे हैं वो? 1 से 4 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो डायामीटर कितना हुआ? 0.2 to 1 माइक्रोमीटर्स और लेंथ कितनी हुई? 1 to 4 माइक्रोमीटर्स। यानी कि छोटी मोटी सेल ऑर्गेनेली नहीं है, काफी अच्छी खासी बड़ी सेल ऑर्गेनेली है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद माइटोकॉन्ड्रिया माइक्रोस्कोप के नीचे हमें आसानी से देखने को नहीं मिलता। क्यों मैम? वजह बताओ। क्योंकि बेटा ये आसानी से स्टेन को पकड़ता नहीं है। जैसे आपको याद है मैंने पिछली क्लास में गोल्जी बॉडी के बारे में आपको एक लाइन पढ़वाई थी कि गोल्जी बॉडी डार्कली स्टेन्ड सेल ऑर्गेनेली होती है। मतलब आसानी से स्टेन पकड़ लेती हैं और अच्छा खासा डाई, स्टेन क्या होता है? डाई, अच्छा खासा स्टेन पकड़ लेती हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे बड़ी प्यारी दिखती हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया आसानी से स्टेन नहीं पकड़ता, इसीलिए उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना इतना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए एक स्पेशल स्टेन आता है। अगर इसे आपको देखना है माइक्रोस्कोप के अंदर तो इट शुड बी स्टेन्ड विद अ स्पेसिफिक स्टेन, विद अ स्पेसिफिक स्टेन। और उस स्पेसिफिक स्टेन का नाम है जैनस ग्रीन। जैनस ग्रीन। तो अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया को माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है तो वो किसी भी स्टेन से स्टेन नहीं होता, आपको उसको एक स्पेसिफिक स्टेन से स्टेन करना पड़ेगा और उस स्पेसिफिक स्टेन का नाम है जैनस ग्रीन। तो जब आप उसे जैनस ग्रीन से स्टेन करोगे तभी आपको प्रॉपरली माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देगा। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को माइक्रोस्कोप के नीचे अच्छे से देखने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ गए मेरे बच्चों? तो हाँ, आप कह सकते हो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसा है। सही कह रहे हो आप चैट बॉक्स में। चल बेटा, तो हमें डायामीटर समझ में आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया का डायामीटर क्या है, कैसा उसका शेप है। अब आ जाओ, सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं। एक सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। आ जाओ। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने
सुरीले सपने। मेरे साथ साथ बना लो बेटा, हटने का वेट मत करना। पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर आराम से उसको लेबल करेंगे। पहले सुकून से डायग्राम बना लेते हैं। छोटी छोटी बातों की है यादें नहीं। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। महक जाऊं मैं आज तो ऐसे, फूल बगिया में महके हो जैसे, बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया, झूम जाऊं मैं बन के बावरिया, अपनी छोटी से बांध लूं दुनिया। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। ला 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 ला, आसमानों में उड़ने की आशा। ला 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 ला। भोली सी आशा। आला आला मत वाला बर्फी, पाँव पड़ा मोटा छला बर्फी, रातों का है ये उजाला बर्फी, गुमसुम हिम्मत चाहिए ये तो उत्पात, खुर्राफाती करे नॉन स्टॉप। गुड़ 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 हे, गुड़ 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 हे, गुड़ 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 मोला इससे बचा ले। ओ आँखों ही आँखों में कर पाते हैं, ओए ओ
ये देखो बेटा, ये आपके सामने बनकर तैयार हो चुका है ताजा ताजा माइटोकॉन्ड्रिया। सारे बच्चे 2 सेकंड के लिए अपने पेन को नीचे रख देंगे। ड्रॉ कर रहे हो ना अभी, 2 सेकंड के लिए नीचे रख दो और समझो एक बार। तो पेन नीचे, मुंडी ऊपर, पेन सारे नीचे, मुंडी ऊपर, पहले समझेंगे फिर बनाएंगे। देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, माने उसके पास 2 मेम्ब्रेन है। ये आपको बाहर दिखाई दे रही है हरे रंग की, ये आउटर मेम्ब्रेन है जो कि आपको साफ साफ दिख रही है, कंटिन्यूअस है, स्मूथ है। लेकिन वहीं जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है सफेद रंग की, इसमें अंदर की तरफ कुछ फोल्डिंग्स हैं। ये जगह जगह अंदर की तरफ फोल्ड हो रखी है और इन्हीं फोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टी। ये जो इन फोल्डिंग्स हैं, जगह जगह इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जो है फोल्ड हो रखी है, इन्हीं इन फोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टी। तो जो इनर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ नहीं है, वो जगह जगह से अंदर की तरफ धंस जाती है और यही फोल्डिंग्स को हम क्रिस्टी कहते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लिक्विड भरे रहता है, उस लिक्विड को हम कहते हैं मैट्रिक्स या फिर सेमी फ्लूइड पार्ट। इस लिक्विड में ये हमारा डीएनए है जो कि डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। ये हमारा आरएनए है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर आरएनए है। ये हमारे राइबोसोम्स हैं 70S टाइप के, इसके पास अपने खुद के पर्सनल प्रोटीन्स होते हैं। ये इसके अंदर खाना, इसके मैट्रिक्स में खाना भी स्टोर्ड होता है, रिजर्व्ड फूड मटेरियल है। ठीक है, आपको दिख रहा है कि जो इनर मेम्ब्रेन है, मैंने इस पे कुछ स्पेशल पार्टिकल्स बनाए हैं। इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं F0 F1 पार्टिकल्स या फिर ऑक्सीजोम्स। इनका क्या काम है ये मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। अभी के लिए इतना जानो कि जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है, अंदर वाली मेम्ब्रेन पर कुछ स्पेशल पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम F0 F1 पार्टिकल्स या फिर ऑक्सीजोम्स कहते हैं। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में आपको कुछ खाली जगह दिखाई दे रही है बेटा। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो ये आपको खाली जगह दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, 2 मेम्ब्रेन के बीच में बची हुई खाली जगह। सो दिस इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये सिलेंड्रिकल शेप या फिर सॉसेज, इसको कहते हैं सिलेंड्रिकल शेप या फिर सॉसेज शेप। ठीक है, तो ध्यान रखना है माइटोकॉन्ड्रिया की शेप एनसीईआरटी क्या लिखता है, सिलेंड्रिकल या फिर सॉसेज शेप्ड। अब बना लो, अब बना लो बेटा। ये मैंने तुम्हें बता ही दिया था अभी थोड़ी देर पहले कि डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए कैसा होता है इनका, जी से रिच। ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी लिखा चुकी हूं कॉमन पॉइंट्स में, राइट। कभी ना रुकता रे, कभी ना थकता रे, हारमोनियम की गोली मारे। हाँ बेटा, आज जल्दी छोड़ देंगे, आज जल्दी छोड़ देंगे, टेंशन मत लो। सैटरडे को फिर हमारी लंबी क्लास होती है ना, सैटरडे को तो 2.5 घंटे की क्लास होती है, 4 से 6:30, तो हो जाएगी, मुझे मिल जाएगी। आज जल्दी छोड़ देंगे, टेंशन मतलब। अभी तो मेरे पास 2-3 मिनट है यार, 2-3 मिनट तो झेल लो। बिल्कुल ही भगाते रहते हो यार, मैडम भाग जाओ और नहीं पढ़ेंगे हम। चलिए, डन 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 डन। बस एक छोटी सी चीज और बता दूं कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस होता है, बस ये बता दूं बेटा, फिर उसके बाद अगली क्लास में करा दूंगी इसको कंटिन्यू। ठीक है,
मिश्री तो बेटा नहीं है यहाँ पे, मिश्री तो गई है नीचे खेलने अपने फ्रेंड्स के साथ। इस टाइम वो खेलने जाती है। इस टाइम क्या 6 से 7, 7:30 बजे तक उसका खेलने का टाइम होता है, तो अपने दोस्तों के साथ खेलने चली जाती है। वो बस आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में डिफरेंस बता दो बेटा, 2 मिनट और, बस अपनी मैम को 2 मिनट और झेल लो, फिर तुम लोग चले जाना। आउटर मेम्ब्रेन आपको मैंने कैसी बताई, स्मूथ एंड रेगुलर, बट इनर मेम्ब्रेन इट इज नॉट स्मूथ, ये स्मूथ नहीं होती है, इट हैज इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टी। has infoldings called cristae. इसमें कुछ इनफोल्डिंग्स होती हैं जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। देन आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स आर प्रेजेंट। पोरिन्स अभी पीछे बताया था ना, पोरिन्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया के पास थे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास। लेकिन यहां पर इन केस ऑफ इनर मेम्ब्रेन पोरिन्स होते हैं बेटा एब्सेंट। पोरिन्स आर एब्सेंट। लेकिन वहीं जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें कुछ स्पेशल टाइप के लिपिड्स होते हैं जिन्हें हम कार्डियोलिपिन्स कहते हैं। कुछ स्पेशल टाइप के लिपिड्स होते हैं जिन्हें हम कार्डियोलिपिन्स कहते हैं, वो इनर मेम्ब्रेन में होते हैं लेकिन आउटर मेम्ब्रेन में एब्सेंट होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल। आउटर मेम्ब्रेन आसानी से परमिशन दे देती है चीजों को आने के लिए, लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो है वो लेस परमिएबल है, या फिर आप सेलेक्टिवली परमिएबल कह सकते हो। मतलब बहुत ही सेलेक्टिव चीजों को वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आने देती है। तो ये डिफरेंसेस हैं आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में, सीधे पूछ लेता है बेटा। ओके ये डिफरेंसेस हैं। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, रेगुलर है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन स्मूथ नहीं है, वो जगह जगह से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स होते हैं, इनर मेम्ब्रेन में पोरिन्स नहीं होते। इनर मेम्ब्रेन में कुछ स्पेशल लिपिड कार्डियोलिपिन्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन में नहीं होते। आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल होती है, इनर मेम्ब्रेन बहुत कम परमिएबल होती है, मतलब को बहुत ही सेलेक्टिव चीजों को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आने देती है, तो सेलेक्टिव परमिएबल होती है। ओके मिश्री कहाँ है? आप क्या लाए? वाह, ये तो सुंदर लग रहा है। हाँ बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं, मिलोगे? आ जाओ, पर ठीक से हाय बोलना पड़ेगा, आप बोलते नहीं हो। वैसे तो आप इतना लपर लपर बोलते हो घर पे। वैसे तो आप लपर लपर बोलते हो, बच्चों के सामने बोलते नहीं हो। चलो बच्चों के सामने कुछ बोल के दिखाओ। हेलो। पूछ कैसे हो? कैसे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई कैसी चल रही है? बोलो पढ़ाई को मस्ती से एंजॉय किया करो। क्या? बोलो पढ़ाई को एंजॉय किया करो। पढ़ाई का एंजॉय किया करो। मैं तो मस्त रहती हूँ। मैं तो मस्त रहती हूँ। ऐसे ही मस्त रहा करो। कोई गाना सुनाओगे बच्चों को? कोई भी सुना दो, वो सुना दो जो आपको अच्छा पसंद है, वही सुना। डाकू सुना दो। केसरिया सुना दो।
केसरिया सुना दो केसरिया तेरा जोर से। एक बारिया रंग जो आज लगा मेरे दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रहने सारी तेरी खैर बनाओ केसरिया खा जाऊंगा तुझे, चल भाग जा, बच्चे खुश हो गए तुझे देख के। चलो भाग जा, खा जाऊंगा। बाहुबली सर को भी देखना है, अरे भाई तुम्हें मिल लो, पर तुम्हें तो सर झुकाना पड़े। चलो तुम हेलो बोल दो, ये तो बहुत तुझे नीचे झुकना पड़ेगा, नीचे झुकना पड़ेगा, इतना ही बहुत है। अरे दिखा दो। चलो सर अगली अगली क्लास में झुक जाओ ना, फिर हेरा फेरी वाला है ये। फर्स्ट फ्लोर पे है मैं। झुक जाओ ना थोड़ा सा। मुंडी अगली क्लास में है, मुंडी सैटरडे की क्लास में दिखाई देगी, और जो तब तुम अपना ये सारा पढ़ के आओगे, याद करके आओगे। फर्स्ट फ्लोर से अगली क्लास में फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे बुला। केसरिया तेरा इश्क है, केसरिया तेरा रंग है, केसरिया तेरा। चलो बेटा फिर आज के लिए इतना रखते हैं। सैटरडे की क्लास में आओगे तो माइटोकॉन्ड्रिया को अच्छे से रिवाइज करके आना, उसे खत्म करेंगे, क्लोरोप्लास्ट खत्म करेंगे और राइबोसोम्स खत्म करेंगे। ओके, तो सैटरडे की क्लास के लिए बेटा अभी तक मेरी सबसे रिक्वेस्ट है बेटा, कुछ नए नए बच्चे हर रोज ऐड हो रहे होंगे, नए बच्चे आ रहे होंगे, तो वो सारे बच्चे जिनका पीछे बैकलॉग हो गया है बेटा, प्लीज किसी भी तरह करके निपटा लो, क्योंकि जितना ज्यादा इकट्ठा करते जाओगे उतना एंजाइटी और टेंशन बढ़ती जाएगी। तो कैसे भी करके अपना एक मतलब किसी दिन, वही मैं आपसे कहती हूँ, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करके, अगर 7 घंटे सोते हो 5 घंटे सो जाओ, लेक्चर को थोड़ा ज्यादा स्पीड में देख लो, तो किसी भी तरह करके जो नए नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं बेटा, बैकलॉग मत करो, पुराने लेक्चर्स फटाफट निपटा दो, ताकि नए लेक्चर्स में तुम्हारी पकड़ बन सके। क्योंकि जब तक पुरानी चीजें याद नहीं, समझोगे नहीं, तो नई चीजें कैसे समझ में आएंगी, है ना। तो बस बेटा मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, जो हमारे साथ पुराने बच्चे हैं वो बैकलॉग ना करें, और जिनके बैकलॉग हो गए हैं वो फटाफट से बैकलॉग निपटा लें, क्योंकि फिर यही बैकलॉग बुरे सपने की तरह आपको परेशान करते हैं, फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता। ठीक, चलिए जाते जाते फटाफट से कुछ कॉमन डाउट्स ले लेते हैं। जिनको जाना है वो जा सकते हैं, जो डाउट्स देखना चाहते हैं अपने पूछे गए डाउट्स, वो रुक सकते हैं, फिर उसके बाद हम क्लास को एंड कर देंगे बेटा। आशी पूछ रही है लीनियर आरएनए और लीनियर आरएनए क्या है। लीनियर ही होता है बेटा, लीनियर वर्ड कुछ नहीं होता, लीनियर ही होता है। लीनियर आरएनए का मतलब सीधा ऐसा, और गोल मतलब ऐसा। तो डीएनए इनका सर्कुलर होता है और आरएनए सीधा होता है, लीनियर होता है। मुस्कान इज सेइंग मैम स्टेनिंग बता दो थोड़ा सा। स्टेनिंग का मतलब होता है बेटा, स्टेनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी सेल में एक प्रॉपर डाई डालते हैं। वो डाई डालने के बाद सेल उस डाई को पकड़ लेता है और हमें आसानी से वो माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है। इस प्रोसेस को हम स्टेनिंग कहते हैं। वैष्णवी पूछ रही है मैम टेस्ट का सिलेबस क्या है। बेटा आई थिंक 7 मई को आपका टेस्ट होगा, तो सारा ही आएगा सेल। ओके, गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या है एक्रोजोम में, मास्टर ओम प्रकाश पूछ रहा है। बेटा एक्रोजोम जो गोल्जी बॉडी है वो एंजाइम्स प्रोवाइड करती है स्पर्म की एक्रोजोम को, जिसकी वजह से वो ओवम की वॉल को भेद कर उसके अंदर एंट्री ले पाता है। मैम प्लीज हेल्प अस व्हाई पोल इज नॉट वर्किंग। मैं बेटा बात करती हूँ, थोड़ा सा हमारा टेक टीम में इशू चल रहा है, कुछ बच्चों को पोल नहीं मिल रहा है, उसके लिए असुविधा के लिए खेद है। मैं टेक टीम से बात करती हूँ, इसको जल्दी से जल्दी करेक्ट कराती हूँ। नाइस कपल, थैंक यू बेटा। मैम क्या माइटोकॉन्ड्रिया के पास सेल वॉल होता है। नहीं बेटा, बैक्टीरिया के जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास सेल वॉल नहीं होता, क्योंकि जरूरत नहीं है। सेल वॉल एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है, लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप ही एक सेल के अंदर है तो उसे सेल वॉल की क्या जरूरत है। मैम ये आउटर इनर दोनों माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट के हैं। हाँ बेटा, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है, क्लोरोप्लास्ट में भी होती है। हर्षित पूछ रहा है कार्डियोलिपिन्स का फंक्शन क्या है। बेटा कार्डियोलिपिन्स का फंक्शन है मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करना।
मैम आप 3D वीडियो कहाँ से लाते हो, शिवांक पूछ रहा है। क्यों बताऊं, नहीं बता रही। चलो, फिर उसके बाद सचिन पूछ रहा है मैम क्या दूसरे सेल ऑर्गेनेलिज भी बाइनरी फिजन से डिवाइड करते हैं? नहीं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट केवल बाइनरी फिजन से डिवाइड करते हैं। स्मूथ एंड रेगुलर का मतलब क्या है? स्मूथ का मतलब है जिसमें अंदर कोई फोल्डिंग्स ना हो। पोरेंस का क्या काम होता है बेटा? पोरेंस का काम होता है ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हेल्प करना। मैम जो यूकैरियोट्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, देवांश पूछ रहा है ऐसे यूकैरियोट्स जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं क्या उनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है? हाँ बेटा होता है। जैसे ईस्ट, आपने बिल्कुल सही पूछा, ईस्ट एक यूकैरियोटिक सेल है, उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन अक्सर उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, यानी कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। जीसी रिच डीएनए का मतलब क्या है? निष्ठा पूछ रही है। जीसी का मतलब ऐसा डीएनए जिसमें गुआनिन और साइटोसिन ज्यादा है। अदिति पूछ रही है मैम इंटीग्रल प्रोटीन्स और पोरिन्स का फंक्शन सेम होता है क्या? बेटा पोरिन्स जो होते हैं वो थोड़े बड़े साइज के प्रोटीन्स होते हैं जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं। चलिए लगभग सारा ही हो गया है। टेस्ट का सिलेबस बेटा जितना हो जाएगा सारा आएगा। आज कौन सी तारीख हो गई? 3 तारीख हो गई है ना। यानी कि हमारा एक लेक्चर बच जाएगा। देखती हूँ बेटा, हमारा अभी सैटरडे को लेक्चर है, उसमें हम काफी कुछ कवर करेंगे, तो जो पार्ट रह जाएगा उससे क्वेश्चंस नहीं देंगे और क्या करेंगे। ठीक है, चलिए चलो बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, हंसते खेलते रहो, खाते पीते रहो और पढ़ाई करते रहो। बाय, लव यू।